चलिए, जैसा कि हमने पिछले 13 क्वेश्चंस को कंटिन्यू कर लिया था, तो आज हम चलते हैं उसी तरह से आगे, देखते हैं कि हमारा बिहार एसएससी में वैसे क्वेश्चन जिनके आने की संभावना बिल्कुल निश्चित है, वैसे सवाल पर चलते हैं। तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, और जैसा कि हमने 13 क्वेश्चन किया था, तो आज उससे आगे की बारी है। और बड़े ध्यान से देखते हैं सवाल क्या कहा जा रहा है। एकदम ध्यान से दोस्त देखिएगा। कहा जा रहा है एक टैंक पाइप ए द्वारा 5 घंटे में भरा जा रहा है। ध्यान से मेरे दोस्त, हम सवाल को बनाने का क्या पैटर्न लेंगे। ए है और भरने का काम कर रहा है, तो हमने प्लस दे दिया। और यह टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, तो हम कहेंगे यह जो है 5 घंटे में भर रहा है। और पाइप बी, बी के बारे में क्या कहा जा रहा है कि बी इसे खाली कर रहा है कितने, 8 घंटे में। सर, इस बात को बनाने का क्या तरीका है कि हम तुरंत इस दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 5 का एलसीएम जो हो जाएगा वह हो जाएगा 40, और एलसीएम जो हो जाएगा वह हो जाता है वॉल्यूम ऑफ टैंक। हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ टैंक, यानी टैंक का आयतन कुछ ऐसा हो जाएगा। हम ऐसा मान लेंगे कि उस टैंक में 40 लीटर पानी आने वाला। उसके बाद हम लोग क्षमता यानी इफिशियंसी पर काम करते हैं। तो आप बताइए, 5 के टेबल में 40 यानी यहाँ पर 8 होना चाहिए, और यह भरने का काम करता है। और यहाँ पर होना चाहिए 5 जो खाली करने का काम होता है। और क्षमता डिनोट करता है इकाई समय, यूनिट में किए गए टंकी में आता है। 5 लीटर आपकी जगह भरता नहीं है, यह खाली करता है। 5 लीटर खाली करता है। तो ओवरऑल टंकी में कितना, तो हम कहेंगे 3 लीटर पानी रह जाता है। और 40 लीटर की टंकी है, तो टंकी को फिल होने में 40/3 लगेंगे। लेकिन यहाँ कह रहा है टैंक को आधा भरने में, पूरा भरने में इतना समय लग रहा है, तो आधा भरने में इसका आधा कर देंगे। और 2 से यह चला जाएगा 20 बार में, 20/3 को हम लोग कहेंगे 6.2/3 आवर्स। और हमारे पास यह आंसर होना चाहिए 6.2/3 आवर। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्त आगे चलते हैं, देखिएगा क्या कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और बहुत संभावना है बिहार एसएससी में इस टाइप के सवाल आने का। तो कह रहा है क्या कि ध्यान से, भाग के एक प्रश्न में हमसे कहा जा रहा है क्या कि भाग के एक प्रश्न में गुणक, गुणक का मतलब होता है क्या, गुणक यानी भाजक के बारे में। गुणक कहा जाए या कहा जाए भाजक, बिल्कुल एक ही शब्द है, दोनों एक ही शब्द है। तो हम फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर हमसे कहा जाएगा तो भाज्य बराबर होता क्या है, होता है भाजक, आगे गुना में भागफल, और हम लिखते हैं जोड़ शेष। ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। तो अब ध्यान देखिएगा क्या कह रहा है कि भाजक यानी गुणक, भागफल का 10 गुना, इस भागफल का यह 10 गुना है, 10 टाइम्स है। और शेषफल का जो यह पोर्शन है, देखिएगा ध्यान से, हम क्या कहते हैं कि यह जो है शेषफल का, हमसे सवाल कहा जा रहा है कि भागफल का यह तो 10 गुना है, और कहा जा रहा है कि यह शेषफल का 5 गुना है। फिर सवाल कहा जा रहा है कि यदि शेषफल 46 हो, यानी शेषफल की जगह हम 46 कर दे, तो 46 का 5 गुना जैसे ही आप कीजिएगा 230 होता है। और 10 गुना, इसका मतलब यह हो जाएगा 23, क्योंकि 23 का 10 230 होता है। और हमसे कह रहा है भाज्य बताइए, तो भाज्य के लिए हम क्या ऐसा काम कर सकते हैं, तो आप बताइए। 23 का 23 से इंटू करेंगे 529 यानी 5290, और उसमें हम 40 जैसे ही जोड़ते हैं तो 6 3 3 और 5, तो हम 5336, यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, एकदम बेसिक से सवाल है, बहुत नीचे स्तर के सवाल हैं। लेकिन इसमें करना क्या कि अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई
तो कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम होना हो तय हो जाएगा। तो आप जब भी मैथ्स या रीजनिंग को सॉल्व कीजिएगा, किसी भी एग्जाम को, सेट को या सॉल्व कीजिएगा, तो कंसिस्टेंसी यानी एकाग्रता बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़े और फिर आगे सॉल्व करे। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा कि हमसे क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है अंतिम नहीं अंकित मान, या जो भी कहा जाए, और स्थानीय मान पे स्थानीय मान के बारे में कि कहा जा रहा है बताइए। तो कुछ नहीं करना इस टाइप के सवाल में। चलिए जी, हमसे कहा जा रहा है 2,06,743 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना होगा। देखिएगा, अंकित मान तो जो है वही है, जो वैल्यू है वही है, और स्थानीय मान तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 6,000 में इस बात को हम लोग ऐड कर देंगे। और इससे आसान सवाल आपके पूरे जिंदगी में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कभी नहीं मिलना है। तो बहुत आसान सा सवाल है। हम आगे चलते हैं। चलिए जी, एक और सवाल प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जैसा कि बिहार एसएससी के सिलेबस में जोड़ा गया है। और जो पिछली बार एग्जाम हुआ था, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था, तो इस एग्जाम में प्रोबेबिलिटी और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर दोबारा जब री एग्जाम हुआ तो उसमें केवल 2 क्वेश्चंस थे। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं अर्थमेटिक और प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी सवाल बिहार एसएससी में आने तय हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कहा जा रहा है क्या कि हमारे पास एक शब्द है, कह रहा है बैंकिंग शब्द के लिए, ध्यान से आइए, कि बैंकिंग शब्द के लिए अक्षरों को अलग अलग कितने प्रकार से क्रमबद्ध यानी अरेंज कर सकते हैं यदि स्वर सदा साथ आए। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं सॉल्व क्या कर रहा हूं बड़े ध्यान से देखिएगा। जब हम शब्द लिखते हैं बैंकिंग, BANKIN और जी, बैंकिंग, तो आप बताइए कि अगर हमसे कहा जाए वॉवेल के बारे में, तो वॉवेल कौन कौन से हैं। तो एक वॉवेल ए है और दूसरा क्या है, तो आई है। ए है और आई है, ए है और आई है। तो इसको हमसे यह भी कंडीशन कह दिया कि स्वर सदा साथ रहे। तो इसको हम एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की, तो आप देखिएगा कि कॉन्सोनेंट्स के बारे में कि कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो हम कहेंगे कि बी है। फिर देखिएगा ध्यान से, तो एन हमारे पास 2 बार है, एन 2 टाइम्स है, एन 2 बार है। एक एन यहाँ है, ध्यान से, एक एन कहेंगे कि एक एन यहाँ पर हमको दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। फिर आगे कहेंगे के है और फिर कहेंगे जी है। यानी अगर इस बात को हम इस तरह से लिख दे, इस तरह से कि कह दे क्या कि बी ए और एन हमारे पास 2 बार है, एन हमारे पास 2 बार है, बी एन और एन यानी 2 बार लिख दिए। फिर हमारे पास के होगा और हमारे पास जी होगा। तो हम कहेंगे कि ओवरऑल इसमें कितने, तो इसमें 5 वर्ड हैं। और अरेंज करने का क्या तरीका होगा, तो यह तो आएगा, या तो ए और आई आना चाहिए, या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक साथ आना चाहिए तो पहले आई और फिर बाद में ए, कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। तो हम कहेंगे क्या कि 1 2 3 4 5, और इसको एक तरीके से लिखा जाए यानी फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल का मतलब जान लीजिएगा कि फैक्टोरियल 6 कहने का मतलब 1 से लेके 6 तक का गुणनफल। और हम इसमें करेंगे गुना 2 से, क्योंकि n हमारे पास 2 बार है। और ध्यान रखिएगा कि कहा जा रहा है बताइए क्या होना चाहिए। इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और यहां पर n 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते हैं। आप बताइए 1 गुना 2 या 2 की बात करें तो 2 से फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू आएगा फैक्टोरियल 6। इस बात का मतलब है 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 और गुना 1। तो आप गुना कीजिएगा, 6 पंचे 30, 30 का 4 से गुना कीजिएगा 120, 120 का 3 गुना 6 गुना कीजिएगा तो आंसर आना चाहिए 720। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर आएगा।
अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम केवल क्वेश्चन को बहुत तेजी में बनाना सीखेंगे। आप घबराइएगा नहीं। बिहार एसएससी के इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जैसा कि प्रतिशत बताए हैं हमने, तो प्रतिशत प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक कंप्लीट सीरीज हम लेकर आएंगे आपके सामने। फिलहाल चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, हिट एंड ट्रायल मेथड से ऑप्शन से चलाइएगा। और आप अगर कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना कैलकुलेशन आना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? सवाल हमसे कहा जा रहा है कि x प्लस वाई 3 हो, और क्या कहा जा रहा है कि x गुना वाई 2 हो, तो एक्स क्यू और वाई क्यू का मान बताइए क्या होना चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल है। आप इस क्वेश्चन को हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व कीजिए, बहुत आसानी से होगा। कहा जा रहा है क्या कि x और y का जो वैल्यू है वह 3 है। फिर हमसे क्या कहा जा रहा है कि x और y का गुना करने के बाद 2 मिलेगा। तो हमसे कहा जा रहा है क्या कि x क्यूब और माइनस का y क्यूब का मान बताइए। कोई फॉर्मूला नहीं, आप अपना अप्रोच लगाइएगा और ध्यान से देखिए कि अगर हम क्या काम करते हैं कि x की वैल्यू 2 कर दे और y की वैल्यू 1 कर दे, तो आप बताइए 2 और 1 जोड़ने के बाद क्या हमारे पास 3 मिल रहा है? तो आप कहिएगा जी बिल्कुल मिल रहा है। उसी तरह क्या 2 और 1 का हम गुना कर दे, तो क्या बताइए 2 और 1 गुना करने के बाद 2 मिल रहा है। यानी जब दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है तो हम कहेंगे क्या कि निश्चित तौर पर x की जगह वैल्यू आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तो आप कहेगा x की जगह वैल्यू आनी चाहिए 2 और y की जगह वैल्यू आना चाहिए 1। तो आप बताइए 2 का क्यूब करेंगे 8 और 1 का क्यूब करेंगे तो 1, और 8 में से 1 गया तो हमारे पास 7। हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अजी कोई हम अलजेब्रा या नंबर सिस्टम या सिंप्लीफिकेशन का फॉर्मूला नहीं, बेसिक अप्रोच से करेंगे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए जी, एक प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं सवाल क्या कहा जा रहा है। सर, प्रतिशत में भी मैंने आपको एक टाइप बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि चुटकियों में यानी धुआं कर दीजिएगा सवाल को। और उसमें क्या कॉन्सेप्ट था? मिश्रण के सवाल में था कि जिसको नहीं मिलाते हैं उसे बराबर करते हैं। बस उसी कॉन्सेप्ट को अगर आप यहां फॉलो करते हैं तो ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 2 बर्तन है, एक है ए और दूसरा है बी। कह रहा है इसमें एक मर्तबान में द्रव ए और बी यानी 2 तरह के लिक्विड हैं, जिनका रेशियो क्या है? तो आप कहेगा 4 और 1 का रेशियो है। यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल लिया गया, मिश्रण निकाला गया तो इसी अनुपात में निकलेगा, और उतनी ही मात्रा में, यानी कितनी मात्रा में? तो हम कहेंगे क्या कि 10 लीटर जो है, उतनी ही मात्रा का मतलब इसमें हम 10 लीटर पी को मिला देते हैं। और जैसे ही मिलाते हैं तो यह अनुपात हो जाता है 2:3। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा कि हम आपको क्या बताए थे कि जिसको नहीं मिलाते हैं उसे बराबर करते हैं। तो हम मिला क्या रहे हैं? तो आपका कहना होगा कि बी मिला रहे हैं। यानी ए की मात्रा बराबर करने के लिए अगर 2 से गुना कर दे तो यह वैल्यू क्या हो जाएगा? यह वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 2 दूनी 4, और 2 का 3 से गुना करेंगे तो यह वैल्यू हो जाएगा 6। इस बात का क्या मतलब है कि जिसको नहीं मिलाते हैं वह बात तो बराबर होगा। इस बात का मतलब है कि पहले द्रव बी की मात्रा 1 रेशियो में थी, तो अब क्या हो गई? तो अब हो गई है 6 रेशियो में। तो हम कहेंगे वृद्धि हुई कितने की? तो आप कहिएगा 5 यूनिट की, यानी 5 की। क्यों वृद्धि हुई? तो हम कहेंगे कि 10 लीटर मिलाने के कारण। तो 1 यूनिट का जो मान आएगा, 1 यूनिट का मान वह आ जाएगा 2। अभी फिलहाल बर्तन की बात करें तो 6 और 4 10 यूनिट है। 10 यूनिट का मतलब मात्रा हो जाएगी कितनी? तो हम कहेंगे 20 लीटर। सर अब ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है वर्तमान के आरंभिक मिश्रण में,
10 लीटर निकाल कर अगर 10 लीटर बी भी मिला रहे हैं तो मात्रा नहीं बदल रही, यानी ओवरऑल क्वांटिटी नहीं बदल रही है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 20 लीटर में आरंभ में स्टार्टिंग में ए और बी का जो रेशियो था, ए और बी का रेशियो, वह हम कहेंगे क्या था? तो 4 और 1 का था। इस बात का क्या मतलब है कि 4 और 1 का मतलब है कि 4 और 1 5 का वैल्यू, यानी 5 रेशियो का वैल्यू 20 है। कह रहा है ए की मात्रा बताइए, तो ए के लिए हम 4 से गुना कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आने वाला है वह आने वाला है 16 लीटर। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत बड़े कॉन्सेप्ट लेकर यह सवाल अपने आप में तैयार किया गया है। तो उम्मीद है कि सबसे बेहतरीन तरीकों से इस टाइप के क्वेश्चन को किया है। अगर फिर भी किन्हीं को समझने में दिक्कत है तो एक बार रिमाइंड करके बड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की। चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा जा रहा है। सर देखिए, सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, लेकिन मैं आपको सबसे बड़ा तरीका बताने वाला हूं। इसका रीजन क्या है कि इसके रीजन में आपके कैलकुलेशन पर जबरदस्त इफेक्ट होने वाला है। क्या मतलब है कि अगर कहा जा रहा है कि मूल्यों के अवरोही क्रम में क्रमबद्ध करने पर चौथा भिन्न कौन सा होगा? अवरोही। अवरोही का क्या मतलब है? अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में। घटते क्रम कहने का मतलब कि पहले मान लीजिए सबसे बड़ा होगा, उसके बाद सबसे छोटा, उसके बाद उसके छोटा और उसके बाद उसके छोटा, कुछ ऐसा अवरोही क्रम होता है। अगर आरोही क्रम कहा जाए, पहले बड़ा फिर माफ कीजिएगा, घटते क्रम में हम लिखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। तो अब ध्यान से देखिएगा क्या है कि 4/5 है, तो 4/5 को जैसे ही भाग दीजिएगा तो हमारे पास जो आंसर आने वाला, रिजल्ट आने वाला है 0.80 आने वाला है। अगर हम आगे चलते हैं तो दूसरा फ्रैक्शन 6/7 है और 6/7 को आप लोग तोड़ ताड़ कीजिएगा तो ध्यान रखिएगा, हाँ जी, 7×8 56 यानी 0.8 और उसके बाद जैसे ही कीजिएगा तो 8/5 आने वाला है। आगे हम चलते हैं तो 2/9, यह तो देखने से ही सबसे छोटा लग रहा है। 1/9 होता है 1 तो यहाँ पर हो जाएगा 0.2222 इनफाइनाइट तक चला जाएगा। फिर जैसे ही हम करेंगे 9/11, तो ध्यान से देखिएगा 9/11 का क्या मतलब है कि 11 का जब भाग दीजिएगा तो 11×8 88 यानी 8 बार में चला जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा? अरे 2 और 0, तो 11×11 यानी 0.81 चला जाएगा और 3/8 का मतलब होता है 0.375। अब हमसे जा रहा है कि अवरोही यानी घटते क्रम में लिखेंगे तो चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, यानी सबसे पहले छोटा आएगा तो इस वैल्यू से पहले यह वैल्यू आएगा, उसके बाद इससे ज्यादा बड़ा तो इससे ज्यादा बड़ा यानी दूसरा वैल्यू यह होना चाहिए। अगर तीसरे वैल्यू की बात करें तो यह होना चाहिए और चौथे की जगह यह होना चाहिए और पांचवा ने सबसे बड़ा यह होगा। तो चौथे स्थान पर 0.9/11, इसका वैल्यू क्या है? 9/11। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आंसर आना चाहिए। अब किन्हीं का कमेंट में यह आएगा कि सर आपने बहुत बड़े तरीके से बताया है, इसका रीजन यह है कि आपके कैलकुलेशन पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बाकी इसको हम और भी अलग अलग मेथड, अलग अलग अप्रोच से कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और ध्यान से देखिएगा कि क्या कहा जा रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत तेजी में इस सवाल को बनाना है, बहुत तेजी से। चलिए जी देखते हैं क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है क्या, A/B जो है, A और B का जो रेशियो है यह 2 और 3 है, लेकिन B का C के साथ जो रेशियो है वह 4 और 5 है। तो आप बताइए ABC का रेशियो निकाल लीजिएगा। 4 दूनी 8 यानी यहाँ से यहाँ गुना करते हैं, यहाँ करेंगे तो 4 तिया 12 और फिर यहाँ से गुना करते हैं तो हम कहेंगे 5 तिया
15, लेकिन सी का जो डी के साथ रेशियो है वह 6:7 है। और हमसे क्या पूछा जा रहा है कि ए अनुपात डी। ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग क्या काम करते हैं कि सारा वैल्यू यानी बी और सी का भी चर्चा करते हैं, जब ए और डी के बारे में पूछा जाए तो वही काम करेंगे, यानी इसका गुना इस तीनों के साथ करेंगे। तो आप बताइए 8 का 6 से गुना करेंगे 48, और डी निकालने के लिए यहां करेंगे तो 15 सते 105। यह तो होगा ए और डी का। ना तो हमको बी से मतलब है ना तो सी से, जो पूछा जाए वह काम करेंगे। क्या मतलब है कि अगर कोई आपसे पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है तो आप उसको केवल नाम बताइएगा, ये नहीं कि आप अपने पिताजी का, माताजी का एड्रेस, मोबाइल नंबर सब बताना शुरू कर दीजिएगा। इस सवाल में कहा जा रहा है कि ए अनुपात डी बताइए, तो हम ए पर चलेंगे, ए वाले डाटा पर चलेंगे, और चलेंगे किस पर, डी वाले डाटा पर चलेंगे। बाकी की काम कहानी कोई नहीं। तो अगर 3 से काटते हैं तो 16 तिया 48, और 3 से चला जाएगा 35 तिया 105, यानी 16:35। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं सवाल क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है एक नल ए जो है, ए और प्लस का साइन देते हैं, भरने का काम कर रहा है, 2 घंटे में भर देती है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण तो ए भर रहा है और उस छेद का नाम हम लोग बी कर देते हैं। कारण इतने घंटे में, यानी कितना, तो 6 3 दूना 6 1 7/3 घंटे में भरती है। आप अपना तरीका तो तुरंत इसका लघुत्तम निकालेंगे, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, 2 और 7, यानी अंश का लघुत्तम करेंगे तो 14। या हमारे पास अगर टाइम है तो आप इसका क्षमता यानी इफिशियंसी निकाल सकते हैं, और जैसे ही निकालिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर हो जाएगा 6। ये भी भरने का काम और ये भी भरने का काम। क्या मतलब है कि जब नल ए अकेले टंकी को भरती थी, जब नल ए अकेले भरती थी तो लेती थी 7 घंटा, लेकिन ए और बी मिलकर कितना, 6, यानी 1 घट गया। तो एक क्षमता क्यों घटा दोस्त, एक क्षमता इसलिए घटा क्योंकि बी एक खाली छेद है, बी एक छेद है जो टंकी को खाली करता है। कितने क्षमता से, तो हम कहेंगे 1 क्षमता से, यानी 14 इकाई 14। अगर बी को कहा जाए टंकी खाली करो तो वह 14 घंटों में टंकी को पूरी तरह से खाली कर सकती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम अपने आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बड़ा आसान सा सवाल है। कहा जा रहा है 3 कार की गति यानी स्पीड का जो रेशियो है, स्पीड का जो रेशियो है वह पहला कार, यहां दूसरा कार और यहां तीसरा कार कहा जा रहा है 2:3:4 है। तो हमसे कहा जा रहा है क्या कि आप समान दूरी में यानी उसके इक्वल डिस्टेंस तय करने में टाइम बताइए क्या होगा। डिस्टेंस एक जैसा है। सर देखिए सवाल को बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका क्या है कि आप डिस्टेंस को कुछ ना कुछ मान लीजिए, एक मान लीजिए, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी यानी डिस्टेंस और बट्टा में चाल। तो हम 1/2 1/3 1/4 करेंगे, फिर सिंपलीफाई करेंगे। उससे ज्यादा आसान क्या है कि आप इन तीनों का एलसीएम लघुत्तम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 3 और 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। और जब टाइम करेंगे तो 2 × 6 यानी दूरी बराबर होता है 4 × समय, तो अपने आप 12 आ जाना चाहिए। यहाँ पर हम करेंगे 4 × 12 और यहाँ पर 3, तो हमारे पास जो टाइम का रेशियो आएगा वह आना चाहिए 6:4:3। कोई ऑप्शन दिख रहा है तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है और यह आंसर हो जाएगा। उम्मीद है अगर इस बात को आप समझे हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा क्या कहा जा रहा है अगला क्वेश्चन। चलिए जी, बड़े ध्यान से और पैसे रुपये को गिनना आना चाहिए। अगर आपने कभी बचपन में गुल्लक में पैसे जमा किए हैं, इस पैटर्न के सवाल आपके लिए बहुत आसान होगा। कहा जा रहा है कि एक बैग में 25 पैसे के सिक्के हैं, 10 पैसे के सिक्के हैं और कहा जा रहा है 5 पैसे के सिक्के हैं। वर्तमान दौर के विद्यार्थी को 25 10 पैसे के बारे में जानकारी भी नहीं होगी।
सर पहले क्या था कि पैसे इस 25 पैसे में बचपन बीत जाता था। 25 पैसा 10 पैसा अगर स्कूल जाने टाइम में मिल जाए तो बच्चों को एक असीम खुशी मिलती थी, बहुत ज्यादा। आज तो पैसे की अहमियत इतनी है कि लोग बहुत से गलत कामों पर उतर गए हैं पैसे के लिए। अभी फिलहाल आप पैसे और रुपये की बात पर चलिएगा, आपको क्या काम करना है कि सब चीज को इग्नोर करके सीधे अपने टारगेट पर फोकस करना है। और ध्यान रखिएगा, कहा जा रहा है क्या कि सिक्कों का जो अनुपात है यानी इनकी संख्या का क्या अनुपात है, तो हम कहेंगे 1:2 और 3:अनुपात है। आपको तुरंत क्या करना है कि इसका वैल्यू पता करना है। इसका वैल्यू का क्या मतलब कि मान क्या होगा, तो मतलब यह है कि अगर 25 पैसा का एक सिक्का है तो इसका मतलब रुपया में कितना हो जाएगा, 0.25, क्योंकि 100 पैसे का 1 रुपया होता है। 100 पैसे का 1 रुपया होता है। अगर 25 पैसे के बारे में कहा जाए तो हम लोग 25/100 लिख देंगे। अगर 25 रुपया या 25 पैसा के बारे में कहा जाए और 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो 0.25 रुपया होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ करेंगे तो 0.20 और 5 तिया 15 तो 0.15 हो जाना चाहिए। यानी सब ओवरऑल वैल्यू देखेंगे, ओवरऑल कितने रुपए हैं, तो हम कहेंगे 0.60 रुपए हैं। लेकिन आप बताइए कि आपने निकाला इतना, थैले में है कितने, तो थैले में 30 रुपए हैं। हमसे कहा जा रहा है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, यानी 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 3 सिक्के हैं। और 3 सिक्कों की संख्या यानी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालने के लिए आप 5 पैसे का जो रेशियो उससे गुना कर दीजिए। दशमलव जाएगा तो यहाँ पर 2 बार 0 और 30 से चला जाएगा 2 बार में और 300/2 करेंगे यानी 150। कोई ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। इस तरह से उम्मीद है कि इस चीज को आप समझे होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्त ध्यान रखिएगा कि बड़ा आसानी से लास्ट क्वेश्चन है ये। चलिए जी, 24 क्वेश्चन का ही सीरीज बना है। हालांकि आगे इसके बाद जो भी क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आएंगे वह जो है आपको मिल जाएंगे 25 क्वेश्चन के सीरीज। हमने यह शुरुआत किया है और एग्जाम तक, बिहार एसएससी एग्जाम तक मैं आपको इस पैटर्न को लेके चलता रहूंगा। रीजनिंग के भी क्लासेस आपके चैनल पे 7 बजे से लाइव हो जाता है। इंग्लिश वाले सर भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। आप एक परसेंटेज कंप्लीट चैप्टर पढ़ चुके हैं और इस पैटर्न, इस सीरीज को हम आगे लेकर चलेंगे। अब आपको क्या करना है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आप अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं करिए, लगातार पढ़ते रहिए और निश्चित रूप से सेलेक्ट होइए। आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है, आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, आपके अपनों के लिए। सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करते रहना है। और आप देखते रहिएगा द एम बैंक कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। मैं मुरारी कुमार मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।